पढ़ लिया लेकिन उसकी एप्लीकेशंस नहीं आती, तो समझिए आधा चैप्टर अभी बाकी है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी डिले नहीं करेंगे, हम गॉस लॉ की हेल्प से कुछ चीजों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको फाइंड आउट करेंगे। और मेक श्योर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें स्किप मत कीजिए, इन्हें मेरे साथ सीखिए। आइए चलते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को सीखने के लिए। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन हमें करनी है वो ये है कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो हमें एक वायर लेना है। सबसे पहले हमने ये कोई वायर लिया, ठीक है, ये वायर बहुत लंबा है लेंथ में, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है इस वायर की, और हमें इस वायर के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज्ड वायर है, तो चार्ज्ड वायर है तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस वायर के चारों तरफ, हमें ये गॉस लॉ की हेल्प से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर गॉस लॉ लगाना है तो क्या होना चाहिए, फील्ड एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो अभी क्योंकि वायर बहुत लंबा है तो हमने क्या करना है, हमें एक शॉर्ट सी चीज ये करनी है कि हमें सबसे पहले चार्ज बनाएंगे हमने माना कि इसके पूरे सरफेस पर ये चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर हम इस वायर का एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करेंगे और उसके चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस को हम मानेंगे। अब ये कोई पेन है, ये लंबाई में बड़ा है, ठीक है, लंबाई में है ये पेन, तो इसके चारों तरफ मुझे क्लोज सरफेस एरिया मानना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इतना छोटा भी लेती हूँ एरिया, तो उसके चारों तरफ जो इतना छोटा एरिया उसको बंद करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे कैसा शेप मिलेगा, सोच करके बताओ, क्या मुझे सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा, मुझे इस तरीके का शेप मिलेगा, इस तरीके का। तो ये जो वायर है, हमें इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस को एज्यूम कर रही हूं, मैंने माना कि कुछ इस तरीके से हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो फॉर्म हो रहा है। देखो आप लोग ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। तो हम ये डॉटेड लाइन से क्यों बना रहे हैं, हम सॉलिड लाइन से क्यों नहीं बना रहे हैं? डॉटेड लाइन से हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज वी आर एज्यूमिंग इट एंड इट इज नॉट अ रियल शेप। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सिलेंडर है इसकी लेंथ L है, हमने ऐसा एज्यूम किया, और ये जो सिलेंडर है हमने माना कि इसकी जो रेडियस है वो R है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग ध्यान दो कि जो सिलेंडर होता है उसके 3 सरफेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं मानती हूँ कि अगर मेरे पास ये नोटबुक है और अगर मैं इसको सिलेंडर की शेप में फॉर्म करूं तो कुछ इस तरीके से शेप बन करके आएगा, और इस शेप में ये वाला जो सरफेस होगा, ये जो इसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, ये वाला जो सरफेस होगा ये कर्व्ड सरफेस है। इसके अलावा ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस ये सर्कुलर शेप्स में माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, ये S3 सरफेस है, ठीक है, तो क्या हम इस सिलेंडर का सरफेस को 3 सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं? हमने मान लिया वो। अब देखो ये जो सिलेंडर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस से अवे होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो इसी तरफ होगी चाहे कोई सा भी सरफेस हो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो है ये हमारा सरफेस है, इसका जो ये एरिया वेक्टर होगा ये आउटवर्ड होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इसी तरफ इसके एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, तो मतलब ds1 जो होगा ड्यू टू दिस सरफेस S1, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। बट ये वाला जो S2 सरफेस है, इस पर यहां देखो ये है सरफेस, ये तो इस पर जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो आउटवर्ड होगा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ को होगा और इसका सरफेस एरिया वेक्टर नीचे की तरफ को होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको हेल्प करती है कि आप गॉस थ्योरम कैसे लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर होगा ds2 वो ऊपर होगा, और यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर होगा ds3 वो नीचे की तरफ को होगा। अब देखो टोटल हमें अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ds के बराबर होता है। तो हमें इस पूरे सिलेंडर का जो है फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो हमने इस सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों। तो हम S1 लेंगे और E डॉट ds करेंगे, हम S2 लेंगे और E डॉट ds करेंगे, और हम S3 लेंगे और E डॉट ds करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज किसकी हैं? ये सारी की सारी वैल्यूज है E डॉट ds की।
इतना क्लियर हुआ कि मैंने इक्वेशन कैसे लिखी। अब देखो S1 में ये जो एंगल बनेगा E और DS के बीच का, ये एंगल कितना होगा? क्या ये 0 होगा? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ E DS cos 0? ठीक है, वेरी गुड। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, यहां पर देखो कितना एंगल बन रहा है, क्या ये 90 का एंगल बन रहा है, और यहां भी थर्ड वाले सरफेस में भी ये 90 का ही एंगल बन रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ cos 90? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मेरे पास क्या मिला? मुझे मिला E ds, और cos 0 होता है 1, और ये दोनों टर्म मेरे हो गए 0। ठीक है, तो फाइनली मुझे जो है E डॉट ds की जो वैल्यू मिली, जो ये मुझे फाई मिला, फाई E जो फ्लक्स मिला, वो मुझे कितना मिला? E डॉट ds कितना मिला? वो मुझे मिला है सिर्फ E ds। ठीक है बच्चों, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं बाहर ले लूंगी, बिकॉज इट विल रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ड्यू टू दिस वायर एट अ सेम डिस्टेंस, एंड ds का हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब आई हैव टू राइट ds1 था ना, ds1 लिखना है मुझे, सॉरी ये ds2 था, ये ds3 था, तो यहाँ पर मुझे ds1 यानी कि मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है कि इसका कितना होगा। अब ये सिलेंडर है और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? सोचो, 2 पाई r h, तो h क्या है इसका? l है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? E2 पाई r l लिख सकती हूँ। चलो ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। अब देखो ये हमारी इक्वेशन 1 मिल गई। नाउ वी नो, हम जानते हैं फ्रॉम गॉस, क्योंकि हमें गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ की हेल्प से हम फ्लक्स की वैल्यू क्या जानते हैं? क्या हम Q ओवर एप्सिलॉन नॉट जानते हैं? अब ये जो चार्ज है ये लाइन में फैला हुआ है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको सीखना पड़ेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, एंड दैट इज Q ओवर L, यानी कि Q की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? लैम्डा L। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो अब हम क्या करेंगे? हम फ्लक्स में Q के प्लेस पर लैम्डा रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने लैम्डा L लिख दिया, और ये मुझे इक्वेशन मिल गई नंबर 2। अब तुम लोग देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो। ये फ्लक्स की वैल्यू है और ये भी फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी? यस या नो? होंगी ना? तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what will you get? What will you get, my dear child? You will get E2 pi r l बराबर लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या l से l कैंसिल हुआ? यस मैम, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगी, तो क्या मैं इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r लिख सकती हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया? मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r। अब कहीं कहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही पता है। आपके साथ भी ऐसा है क्या? तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम इस वाले फॉर्मूले में जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा? 1/2, 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर r। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है आपके कन्वीनियंस का, कि इस वाले फॉर्मूले में आप सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को लगा सकते हो, और इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी ठीक लगते हैं यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंस कि कौन सा फॉर्मूला आपके लिए बेटर वर्क कर। तो बच्चों, अब जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो सुपर इजी है, अगर आप सुपर इजी वे में समझोगे तब। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आने वाला है? एक प्लेन शीट। देखिए ना, तो देखो कुछ ऐसी होगी प्लेन शीट। अगर हम इसको माने तो ये हमारी एक प्लेन शीट है। अभी तक हमने एक वायर लिया था और वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था गॉस थ्योरम लगाकर। अब ये एक प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें इस प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस थ्योरम को लगा करके। तो है ना इंटरेस्टिंग? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने माना कि एक प्लेन शीट को हम मान रहे हैं, तो सपोज करो कि हमने ये माना कि ये हमारी एक प्लेन शीट है।
ये हमारी एक प्लेन शीट है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी प्लेन शीट है तो इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। तो मैंने माना इस शीट पर प्लस चार्ज जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तुम्हें क्या लगता है कि जो प्लेन शीट है क्या इसका कुछ एरिया होगा? यस मैम होगा, क्योंकि जो वायर था वो लंबा था और हम उसकी लेंथ ही मान के चल रहे थे, लेकिन ये शीट है तो शीट का पूरा एरिया मैं ए मान रही हूं। मैंने माना कि इस शीट का जो एरिया है वो क्या है, ए है। अब हमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन इसको लेकर के चलना है, इस टॉपिक को, तो हमें गॉस थ्योरम तो लगानी होगी। और तुम सबको पता है कि गॉस थ्योरम की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एक सरफेस होना चाहिए जो एनक्लोज्ड होना चाहिए, तभी गॉस थ्योरम लगेगी, वरना गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। मतलब ये जो चार्ज है ना, हमें इसको एक बंद डब्बे में कैद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने माना कि यहां पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो अब हम उसी को मान के चल रहे हैं कि हमने ऐसे मान लिया कि ये, चलो एक बार इस पॉइंट पी को भी के लिए हटाते हैं, हम पहले वो बना ही लेते हैं। हमने माना कि ये कोई सिलेंडर जैसा बन रहा है, ये हमारा एक सरफेस बन गया। हमने यहां पर एक सिलेंडर सा ले लिया, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर ये इस तरीके से बन गया। हमने माना कि यहां से ये कोई पॉइंट पी है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब कोई प्लेन शीट है तो उसके यहां चार्ज है तो आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपोजिट साइड भी तो होगा ना। तो मतलब दो पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं, इसके सेंटर से, ये सेंटर हम मान ले रहे हैं O है, तो यहाँ पर P डैश मान रहे हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और क्या ये जो शीट है तो इसका सरफेस एरिया भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। एंड इन द सेम मैनर बच्चों, ये शीट को अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो चार्ज इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और सरफेस एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। इतना समझ में आया? अगर डायग्राम समझ में आया ना तो टॉपिक भी समझ में आ गया, ठीक है। तो जो फ्लक्स हम निकालेंगे, फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो हमें होल इंटीग्रेशन करना होगा E डॉट ds का। अब इसके कितने सरफेस बन रहे हैं, बीच में तो ये बहुत पतला है, इधर लेफ्ट राइट दो हमारे सरफेस बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड इन विच मैनर, वी विल राइट इट ऐसे नहीं, वी विल राइट इन दैट वे। दोनों ही सिमेट्रिकल है तो E डॉट ds और E डॉट ds, ये सरफेस 1 मान लो, ये सरफेस 2 मान लो, कोई सा भी 1 और 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, दोनों की डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो कैन आई राइट E ds cos 0, कैन आई राइट E ds cos 0, ये 2 था, ये 1 था। तो अभी क्या हुआ, E ds मिल गया और E ds मिल गया। ये इंटीग्रेशन हम जरूर लगाएंगे 1 और 2। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया है वो क्या है, ds, क्या है इसका सरफेस एरिया, ये रेक्टेंगुलर प्लेन शीट है और इसका सरफेस एरिया हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि A है, तो हम A लिखेंगे। तो क्या हो गया, ये E तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन के टाइम पर, तो क्या मिलेगा, EA, ये अलग चीज है, तो क्या मिल जाएगा 2EA, ठीक है। हमको 2EA क्या मिल गया बच्चों, हमको मिल गया फ्लक्स हमको मिल गया 2EA, ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। अब मुझे गॉस थ्योरम लगानी है, वाह, मुझे गॉस थ्योरम लगानी है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई, गॉस थ्योरम सेज, गॉस थ्योरम व्हाट डज इट से, इट सेज कि जो फ्लक्स है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब तुम मुझे बताओ, यहां पर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी चाहिए या सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी चाहिए, बोलो। लीनियर तो नहीं लूंगी मैं, क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि सरफेस एरिया मैटर्स है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इज Q ओवर A। मैंने बनाया है एक वीडियो इस पर भी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो देख लेना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा यार मैम कर क्या रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ाया है इसीलिए अलग वीडियो बनाया है इस पर, तो वो तुम देख लेना। Q बराबर सिग्मा A, तो मैं यहां पर रखूंगी सिग्मा A
ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो मेरे पास फ्लक्स की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, 1 और 2। ये दोनों ही फ्लक्स की वैल्यूज हैं, तो मुझे इनको बराबर रख देना चाहिए और मैं वही करने जा रही हूं। मैं 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर रही हूं। तो ए से ए कट गया, ई की वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट शीट। है ना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। सो इसको अपनी फॉर्मूला डिक्शनरी में ऐड करो और ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में ये फॉर्मूले आते हैं और ये हमारी डिक्शनरी से स्किप कर जाते हैं, जो कि आप देखो बच्चों, बोर्ड पर मैंने एक स्फेरिकल शेल बनाई है। जानते हो ना स्फेरिकल शेल, कोई बेंगल देख लो या फिर कोई रिंग देख लो, ठीक है, ये सब स्फेरिकल शेल है। तो अभी हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो जो शेल का सेंटर होगा, ठीक है, उसको मैं सबसे पहले मान रही हूँ कि इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो अभी जो स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, मतलब आउटसाइड हमें कोई पॉइंट लेना है, एट पॉइंट P लेके चलेंगे आउटसाइड। सेकेंड डेरिवेशन जो हम करेंगे वो हम करेंगे एट द सरफेस, ठीक है। पॉइंट P को हम सरफेस पर शिफ्ट कर देंगे एंड इनसाइड, यहां हम लेंगे इनसाइड द शेल, ठीक है। तो हमने 3 डेरिवेशन मतलब 3 पार्ट्स कर दिए हैं इस डेरिवेशन के, और 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर मान करके चलते हैं कि पॉइंट P कहीं यहां है, ठीक है। अब पॉइंट P यहां है और चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। नहीं, हमारा पॉइंट P यहां है और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो हमारा चार्ज जो है वो इस तरीके से जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो, ठीक है। अब चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट आउटवर्ड होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा जहां कहीं भी हम चार्ज की बात करेंगे। अब बताओ पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है, लेकिन पॉइंट P पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगा। तो अब हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया। सबसे पहले अगर हमें आउटसाइड निकालना है ना, तो हमने गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ किया और हमने माना कि ये वाली जो डिस्टेंस है O से ये स्मॉल r है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। वी नो, हम जानते हैं कि फाई फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ds के बराबर होता है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E ds cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट P पे लें तो इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड जो इसका सरफेस एरिया होगा दैट इज ऑल्सो आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसीलिए उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या हम ds को ऐसे लिख सकते हैं। एंड ds क्या है, इस सर्कुलर जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। 3D शेप मान के चलो 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया, 4 पाई r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये फ्लक्स की वैल्यू है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमने जब गॉस थ्योरम लगाई, क्योंकि अब हमें मैंडेटरी है गॉस थ्योरम लगानी, तो हमने गॉस थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो सिग्मा लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा A, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो क्या हम इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो अगर मैं इसको और इसको एक साथ लेकर के चलूं तब मेरे पास क्या बनता है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मैं थोड़ा सा से अरेंज कर रही हूँ, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख करके हमारे पास आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
या बच्चों अगर मैं Q की जगह पर ये रख दूं सिग्मा A, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, और A क्या हुआ यहां पर 4 पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ द शेल। तो देखो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और मिल गया जो कि है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। अब बच्चों सेकंड केस आप लोग अज्यूम करो, आप लोग ये सोचो कि अब इसी डायग्राम को ढंग से देखो, ये जो हमारा पॉइंट P है ये बाहर ना होकर के अब हमारा अंदर है, ठीक है। तो एक बार इसको बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा शेल है, ठीक है, और ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। चलो सबसे पहले हम सरफेस पर कैलकुलेट करते हैं। अभी जो हमने पॉइंट P माना था वो हमने बाहर माना था कहीं, अब हमें पॉइंट P सरफेस पर ही मानना है, और हमने मानना है कि इसका रेडियस जो है, जो हमने क्या लिया था, कैपिटल R लिया था ना। अब हम हमारा जो कैपिटल R जो स्मॉल r है वो दोनों सेम डिस्टेंस पर ही रहेंगे। क्यों रहेंगे सेम डिस्टेंस पर, क्योंकि पॉइंट P अब सेंटर पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो सेंटर पे शिफ्ट होने के कारण हमारा जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो बस इतना सा ही चेंज होगा कि हमें जो ये फॉर्मूला मिल रहा था ना ये वाला, यहां पर जो हमारा स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो गया है। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, ये तुम समझे या नहीं समझे। मतलब हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा R था ये बाहर था, अब वो सेंटर पे आ गया, बाउंड्री पर आ गया, तो जो छोटा R है और जो बड़ा R है वो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सेम मैनर में आप सॉल्व करोगे, सेम चीज करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, बस यहां पर कैपिटल R, यहां पर कैपिटल R रखोगे, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम ही रहेगा। तो बहुत इजी है, इसको तुम लोग करके देखना, ठीक है। अब देखो हम इनसाइड करते हैं, हम इनसाइड में क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा, हमने इनसाइड में करने के लिए अब इनसाइड में गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा, ठीक है। अब देखो, अब जब हमें इनसाइड में करना होगा तो हमारा ये जो R होगा वो अब यहां ना होकर के यहां पर हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, फाई जो फ्लक्स होता है वो E डॉट ds के बराबर होता है। तो सेम मैनर में करो, E ds cos 0, फिर E बाहर ले लो और cos 0 की वैल्यू तो 1 है तो ds आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ds 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 बन गई फ्लक्स की, ये 1 बन गई। अब तुम्हें गॉस थ्योरम जब लगानी है यहाँ पर, तो तुम गॉस थ्योरम जब लगाओगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो Q क्या है यहाँ पर, Q तो है ही नहीं, अरे Q है कहाँ इनसाइड में, ये है ना हमारा इनसाइड, चार्ज तो बाहर है, चार्ज तो अंदर है ही नहीं, चार्ज तो अंदर क्या है, 0 है। तो भाई 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी कि अंदर जो फ्लक्स है वो हमारा 0 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें बताया। तो अब हम 1 और 2 की कंपेयर करेंगे। जब हम 1 और 2 की कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। भाई ये क्या है, 0, तो E की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो समझे, मतलब जो शेल होगी, स्फेरिकल शेल होगी, उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0, और फील्ड भी क्या होगा, 0। सो दीज वर द 3 पार्ट्स ऑफ द लास्ट सब पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। फॉर दैट आई विल बी मेकिंग वन सेपरेट वीडियो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर तुम लोगों की मेंटालिटी ये हो जाती है, अरे ये बहुत लंबी वीडियो बनाई है तो नहीं पढ़ना। तो अभी ये डेरिवेशंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनको स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैंने क्या समझाया है ना, तभी आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो ये मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन